हेलो बच्चों, जैसे कि हम शेड्यूल में देख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? अभिक्षमता पढ़ रहे हैं, एप्टीट्यूड। तो जैसे पहले पीरियड में हमने क्या देखा था, हमने समझा था अभिक्षमता क्या है। तो उसकी जो है कई परिभाषाएं दी गई हैं, विभिन्न तरह की परिभाषाएं दी गई हैं। तो कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में हमने देखा था। उसके बाद उसका मापन हमने कैसे किया। दो उसके प्रकार थे, एक तो था डैट और एक था GATB। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि डैट और GATB में क्या अंतर है। और GATB की शुरुआत ही हुई थी, तो मैंने वो पीरियड समाप्त कर दिया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे। तो GATB से संबंधित जो कुछ बातें लिखी थी, मैंने लिखी थी कि इसमें जो है 9 प्रकार की अभिक्षमताओं का मापन किया जाता है। एक बार उन अभिक्षमताओं को पता करने के लिए 12 परीक्षण किए जाते हैं, 12 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। उन 12 टेस्ट में जो 8 टेस्ट होते हैं वो तो होते हैं पेपर पेंसिल के द्वारा, जबकि 4 जो होते हैं वो होते हैं एडमिनिस्टर क्रियान्वयन के द्वारा किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। और लगभग पूरे प्रोसेस में 2.5 घंटे का समय लग जाता है, ऐसा मैंने आपको समझाया था। और उसके बाद जब हम 9 अभिक्षमता लिख रहे थे तो उसमें 3 लिख चुका था, मैं आपको 3 समझा चुका था। जिसमें जो नंबर 1 थी अभिक्षमताएं, तो 9 प्रकार की शुरुआत करते हैं। जिसकी जो 9 प्रकार की अभिक्षमताएं हैं, जो 9 प्रकार के एप्टीट्यूड्स हैं, उनमें से जो एक था वो थी बुद्धि। आप साथ साथ रिवीजन करते रहिए, जिसे बोला गया था इंटेलिजेंस। उसके बाद नंबर 2 था शाब्दिक, जिसे वर्बल कहते हैं। और तीसरा था बच्चों अंकगणितीय या संख्यात्मक बोल सकते हैं, संख्यात्मक, न्यूमेरिकल। तो ये 3 प्रकार की जो अभिक्षमताएं थी, ये हमने पहले पीरियड में पढ़ ली थी। और इसमें जो है कौन कौन से मापन किए जाते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। इसके अंदर 3 थे, वो आप पहला वीडियो आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा। अब इससे आगे चलते हैं कि जो तीसरी जो अभी क्षमता है, इससे आगे जो चौथी है वो कौन सी है। तो जो चौथी है बच्चों, चौथी अभिक्षमता है, उसका नाम है दैशिक। तो नंबर 4 है, हिंदी में बोलते हैं दैशिक। और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पैटियल। इसे S से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जनरली देखा गया है कि जैसे बुद्धि है तो इसे I से रिप्रेजेंट कर दिया, इंटेलिजेंस। ये वर्बल है तो V से रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि बड़े बड़े शब्द ना लिखने पड़े। न्यूमेरिकल है तो किसे रिप्रेजेंट कर दिया, N से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो शब्द आया है दैशिक, ये क्या है और इस प्रकार की जो अभिक्षमता होती है कौन सी होती है, क्या होती है। तो इसमें कहा गया है बच्चों, सबसे पहले जब हम इसका मापन करते हैं तो इसमें जो वस्तु है जिसका हमें परीक्षण करना है, उसे 2 विमाओं में उपस्थित कर लिया जाता है। तो सबसे पहले 2 विमाओं, यानी कि 2 डायमेंशंस, 2 विमाओं में वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये थोड़ा थोड़ा जो इंपोर्टेंट बातें लिख दूंगा मैं आपकी, ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में भी आसानी रहे। तो सबसे पहले 2 विमाओं का प्रयोग किया जाता है, 2 डायमेंशन का प्रयोग किया जाता है, तथा त्रिविमीय की क्षमता की माप की जाती है। तथा त्रिविमीय यानी कि ट्राई डायमेंशन की माप की क्षमता का पता किया जाता है। तो ये बच्चों इस हेडिंग में कोई आपसे पूछे कि भाई दैशिक अभिक्षमता जो आपने लिख रखी है, इसके मायने क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो इसके जो मायने है, इसकी जो मीनिंग है, ये है बच्चों कि दैशिक प्रकार की अभिक्षमता में सबसे पहले जो है 2 विमाओं में
उस ऑब्जेक्ट को वर्गीकृत कर लेंगे, उसे क्लासीफाई कर लेंगे जिसका हमें मापन करना है 2 डायमेंशन में। और 3 डायमेंशन में उसका मापन हो सकता है, और हो सकता है तो उसकी क्षमताएं क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, इसके बारे में सोचा जाता है, चिंतन किया जाता है। तो इस प्रकार के एप्टीट्यूड को हम बोलते हैं दैशिक, जो नंबर 4 पर है। उसके बाद है बच्चों नंबर 5 लिपिक क्षमता बोलते हैं। नंबर 5 है लिपिक क्षमता। लिपिक क्षमता हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोल देते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड या क्लरिकल कैपेसिटी बोल दिया जाता है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, कहीं कहीं जो है क्यू से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। हालांकि जो पहला लेटर है वो तो सी ही है, लेकिन इसे क्यू से भी रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब ये जो क्लरिकल एप्टीट्यूड होता है ये स्टूडेंट ने पढ़ा होता है, हालांकि इसे पता नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इसमें नामों का मिलान किया जाता है। इसमें नामों का मिलान, जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं मैचिंग, मैचिंग ऑफ नेम्स। इसमें नामों का मिलान किया जाता है, लिपिक क्षमता। और मैं भी ऐसे क्यों बोल रहा था कि भाई आपने पढ़ा हुआ है, अगर इसमें नामों का मिलान किया जाता है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है, देखा है कि जो एग्जाम होते थे बैंक क्लर्क, हालांकि अब ये चीज़ में नहीं आती, अब तो हटा दी गई है। तो बैंक क्लर्कल के एग्जाम में क्या होता था कि बहुत सारा एक एड्रेस होता था, और एड्रेस में जो है पूरा एड्रेस लिख दिया, और फिर 4 उसके सामने ऑप्शंस होते थे, और हमें छांटना होता था कि उसके अकॉर्डिंग या उसके जैसा उन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक है। तो इस तरह की जो एबिलिटी होती है वो क्लरिकल एबिलिटी कहलाती है, लिपि की क्षमता कहलाती है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है इसमें नामों का मिलान किया जाता है, या इसमें नामों का मिलान होता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रियात्मक समन्वय। क्रियात्मक समन्वय नंबर 6 है क्रियात्मक समन्वय। इसे बोल सकते हैं मोटर कोऑर्डिनेशन बोल देते हैं, मोटर कोऑर्डिनेशन। इसे ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन भी कह देते हैं, ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन भी कह देते हैं। और इसे जो रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, वो किया जाता है के द्वारा, कैपिटल के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप अभी देख रहे थे कि यहाँ का जो पहला लेटर है वो मैच कर रहा था, लेकिन इसमें यहाँ के आया है और इसमें भी यहाँ पे क्या है, क्यू आया है। तो इन्हें हमें याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्यू के द्वारा और यहाँ पे के द्वारा किसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब क्रियात्मक समन्वय क्या है, मोटर कोऑर्डिनेशन क्या है, तो इसमें पहले जो मेन एक्टिविटी है वो लिख लेते हैं। जो विभिन्न प्रकार की जो आकृति होती हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उन्हें जो चिन्ह होते हैं उन्हें वर्गों में सजाने की निपुणता का मापन किया जाता है। तो मैं लिख लेता हूं मैं, जो विभिन्न चिन्ह होते हैं, विभिन्न चिन्ह होते हैं, डिफरेंट या स्पेसिफिक, जो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, इन्हें वर्गों में, ऊपर लिख लेते हैं, इन्हें वर्गों में यानी कि स्क्वायर में, इन्हें वर्गों में सजाने की क्षमता का पता किया जाता है, पता किया जाता है। तो इस प्रकार की जो समन्वय होती है, इस प्रकार जो एप्टीट्यूड होता है बच्चों,
उसे बोलते हैं क्रियात्मक समन्वय या क्रियात्मक क्षमता, मोटर कोऑर्डिनेशन या ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन इसे कह दिया जाता है। तो ये था बच्चों नंबर 6। उसके बाद है नंबर 7। अभी मैं पहले लिख लेता हूँ सारे, फिर आपको अच्छी तरह से वो डिफाइन करूँगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से इनका यूज होता है। नंबर 7 है बच्चों अंगुली निपुणता कह देते हैं, जिसे उंगली बोलते हैं, फिंगर। यहाँ अंगुली है, एक्चुअली वर्ड तो अंगुली होता है, अंगुली निपुणता हिंदी में बोला जाता है। ये नंबर 7 पे है, जिसे बोलेंगे फिंगर डेक्स्ट्रिटी। फिंगर डेक्स्ट्रिटी बोल दिया जाता है कि जो अंगुली है, यानी कि जो उंगली है वो कितनी निपुण है। इसे जो है एफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो याद हो जाएगा क्योंकि फिंगर आ रहा है पहला वर्ड। अब अंगुली निपुणता में क्या होता है, अलग अलग तरह के मशीनों के वाशर इकट्ठा किए जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं तथा इसके बाद एंड आफ्टर दिस, तथा इसके बाद इन्हें पुनः बिखेर दिया जाता है, इन्हें पुनः बिखेर दिया जाता है तथा दोबारा से इकट्ठा कराया जाता है या किया जाता है। ये इस योग्यता में या इस प्रकार की अभिक्षमता में किया जाता है अंगुली निपुणता में। यानी कि देखा जा रहा है किसी बालक की जो अंगुली है, जो फिंगर है, वो कितने निपुण है अपना काम करने में। तो जो वाशर होते हैं, जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो औजार या पुर्जे होते हैं, उन्हें बखेर दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि नहीं इकट्ठे करो, फिर बखेर दिया जाता है, फिर कहा जाता है नहीं इकट्ठे करो। और ये सब किया जा रहा है अंगुली कितनी निपुण है इसका पता करने के लिए। ये नंबर 7 है। उसके बाद है बच्चों नंबर 8 हस्त निपुणता। हस्त निपुणता नंबर 8 है हस्त निपुणता बोलते हैं। तो जिसे बोल सकते हैं हैंड डेक्स्ट्रिटी बोल देते हैं कि भाई जो हाथ है वो कितने निपुण है, जो हाथ है वो कितने निपुण है। तो हैंड डेक्स्ट्रिटी। लेकिन जो बुक्स वगैरह में है वो हैंड नहीं लिखा होता, वहां पे होता है मैनुअल। अब मैनुअल तो आप समझते ही हो कि अगर मतलब कोई काम हाथों से किया जाए उसे मैनुअल बोल दिया जाता है, कोई मशीन से किया जाता तो उसे मशीन बोल दिया जाता है। तो इसलिए इसे एस से रिप्रेजेंट नहीं करते, मैनुअल में एम आ रहा है तो इसे एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी जो हस्त निपुणता है इसका मापन करने के लिए कौन सी एक्टिविटी होती है, तो आपने देखा होगा कुछ मशीनों में जो है ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें घुमाया जाता है। तो यहां लिख लेते हैं मशीनों में घुंडी, जो घुमाने का एक बटन होता है उसका क्या बोलते हैं घुंडी। तो मशीनों में घुंडी को घुमाने का काम दिया जाता है। तो ये है 8वीं योग्यता। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है उसे देखते हैं। नंबर 9 पहले मैं रब कर देता हूं क्योंकि एक ही बची हुई है। नंबर 9
उसे लिख के पहले एक बार डिफाइन कर दूंगा आपको अच्छी तरह से। तो 8 हो गया बच्चों, हस्त निपुणता हो गया। उसके बाद नंबर 9 है आकार दक्षता। आकार दक्षता कह दिया जाता है, यानी कि आकार देखना है, साइज देखना है, तो इसे से बोल सकते हैं साइज परसेप्शन बोल देते हैं। साइज परसेप्शन बुक में लिखा होता है, साइज नहीं लिखा होता, फॉर्म परसेप्शन बोल दिया जाता है, और इसे पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। परसेप्शन का यहाँ पे क्या लिया गया है, पी लिया गया है। तो इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जो विभिन्न आकृतियां होती हैं, जो विभिन्न आकार होते हैं, विभिन्न आकृतियां या विभिन्न आकार को जानने की क्षमता का पता किया जाता है। जानने की क्षमता का पता किया जाता है। ठीक बच्चों, अब ये 9 प्रकार की अभिक्षमताएं हो चुकी हैं। तो आगे चलने से पहले इसे पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्या है, क्यों है, किस प्रकार से है, फिर जो आगे बचा हुआ है इसमें इंपॉर्टेंट मैटर उसे करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं आपके सामने। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता जहाँ से इनमें से कोई बातें नहीं पूछी जाती। तो बहुत ही ध्यान से आप सुनते रहें और समझते रहें। अब मैं एक बार फिर से पूरा डिफाइन कर रहा हूँ आपके सामने। तो हम पढ़ रहे थे GATB। तो GATB जो है, जो सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है, जैसे मैंने बताया था कि जिसमें किसी बालक की जो बहु अभिक्षमताएं होती हैं, जो बहुत सारी अभिक्षमताएं होती हैं, उनका मापन एक बार में एक साथ ही किया जाता है। वो बोलते हैं सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके हमने फिर 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, एक तो डैट पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था, GATB। अब ये GATB चल रहा है, तो GATB की फुल फॉर्म क्या थी बताइए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। और इसमें जो अभिक्षमताएं थी, जिन अभिक्षमताओं का मापन किया जाता था, तो वे 9 प्रकार की अभिक्षमताएं थी जो आपके बोर्ड पे लिखी हुई हैं। तो नंबर 1 क्या है, बुद्धि। ये 9 की 9 जो टर्म है, ये बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, कहीं से कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार का भी आ सकता है। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस रिप्रेजेंटेड बाई आई। शाब्दिक वर्बल यानी कि वी। अब बुद्धि, अलग अलग तरह की जो है अभिक्षमताएं दी जाएंगी, अलग तरह की एक्टिविटी दी जाएंगी, और जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि बुद्धि का परीक्षण किया जाए। तो बुद्धि का परीक्षण करने के लिए हमारे पास पहले फॉर्मूला था IQ निकालने का, बुद्धि लब्धि निकालने का, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। इससे उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बुद्धि को मेजर करता है। और यहाँ हम मेजर किसको कर रहे हैं, अभिक्षमता का मेजर कर रहे हैं, बुद्धि टर्म का प्रयोग करके। तो IQ का इस्तेमाल नहीं करना है। और किसका इस्तेमाल करना है, वो मैंने पहले पीरियड में आपको बताया था कि इसके अंदर 3 प्रकार के मापन होते हैं, उनका हम यूज करते हैं। तो दूसरा है बच्चों शाब्दिक यानी कि वर्बल, कि जो शब्द है बच्चे के लिए वो कितने हैं, उसका शब्द भंडार क्या है, वो किस प्रकार से शब्दों को उनके अर्थ के अनुसार समझता है या लेता है। तो जो पहला था वो क्या था, विलोम शब्द को देखता है, जो एंटोनिम्स कहलाते हैं। जो समानार्थी शब्द होते हैं उन्हें भी महसूस करता है, जिन्होंने सिनोनिम्स कहते हैं। तो वो सब इनका जो मापन है वो इसके अंदर किया जाता है। तीसरा है संख्यात्मक न्यूमेरिकल, जितना भी न्यूमेरिकल एक्टिविटी होती हैं, छोटी छोटी जो गतिविधियां होती हैं, जहाँ नंबर्स का महत्व होता है, इंपोर्टेंस ऑफ डिजिट्स, इंपोर्टेंस ऑफ नंबर्स, यहाँ सब उनका मापन किया जाता है इसके द्वारा। उसके बाद बच्चों है नंबर 4। ये जो 3 है 1 2 3, ये मैं आपको पहले पीरियड में भी समझा चुका हूँ। अब यहाँ से समझिएगा। नंबर 4 क्या है, दैशिक, जिसे क्या कहते हैं, स्पैटियल एस। तो दैशिक का मतलब क्या है, दैशिक का मतलब तो दिशा से संबंधित है, लेकिन जो दिशाएं होती हैं वो तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती हैं। तो आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको जाना है 2D और 3D में। तो सबसे पहले 2 विमाओं का वर्गीकरण किया जाता है, जिसका मापन आप कर रहे हो, जिस अभिक्षमता को आप जांच रहे हो, उसका आप 2 विमाओं से वर्गीकृत कर लोगे। विमाओं से मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये एक 2D ज्योमेट्री कहलाती है, कि हम एक वेरिएबल को 2D में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हिंदी में 2 विमीय या 2 डायमेंशन कह देते हैं। और साथ साथ में ये पता किया जाता है कि जो
3 डायमेंशंस होती हैं जो त्रिविमीय होती हैं, उसमें उस बालक में कितनी क्षमता है, क्या वो उसके बारे में भी कुछ अनुभव रखता है या बिल्कुल भी उसे अनुभव नहीं है। इस प्रकार की जो अभिक्षमता का पता किया जाएगा वो क्या है, नंबर 4 दैशिक। उसके बाद है बच्चों नंबर 5 लिपिक क्षमता बोलेंगे, क्लेरिकल एप्टीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय सी एंड क्यू। देखिए मान लिया इन दोनों में से किसी एक को ही लोगे तो फिर क्यू, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में जो है क्यू लिखा हुआ है। अब लिपि की क्षमता क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, और एक लाइन में मैंने रखा कि इसमें नामों का मिलान किया जाता है। तो बच्चों को एक जैसे एड्रेस दिए जाएंगे और उनसे आप उन्हें उम्मीद की जाएगी कि जब ऐसी अभिक्षमता का परिचय वो दें, तो जैसे मैंने कहा कि पहले बैंकिंग जो एग्ज़ाम होते थे उनमें भी होता था, अभी हटा दिया गया है क्योंकि काफ़ी इजी होता था। तो वहाँ पे एक एड्रेस दिया जाता था और उसके आगे क्या होते थे, 4 ऑप्शंस होते थे। तो स्टूडेंट को ये पता करना होता था कि वो जो क्वेश्चन है, वो जो एड्रेस है, उसके जैसा उन चारों में से कौन सा एक है। कहीं स्पेलिंग बदल देते थे, कहीं अंक बदल देते थे। तो इस प्रकार की जो योग्यता होती है, जो अभिक्षमता होती है, उसे हम कहते हैं लिपि के क्षमता रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। क्रियात्मक समन्वय मोटर कोऑर्डिनेशन या ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्रियात्मक का मतलब क्या है कि जो माइंड है उसे आपको क्रिया विधि में इंट्रोड्यूस करना है, उस माइंड को आपको क्रियाशाली बनाना है, उसकी शैली का पता करना है कि वो किस तरह से काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो विभिन्न चिन्ह होते हैं, अलग अलग तरह के जो सिंबल होते हैं, उन्हें रख दिया जाता है बच्चों को, और उन्हें फिर वर्गों में सजाने की क्षमता का पता किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि मान लिया 9 सिंबल दे दिए और 3 ग्रुप बना दिए, तो वो जो एक ग्रुप है उनमें एक जैसे ही सिंबल होंगे, समझ रहे हो। मान लिया 9 सिंबल हैं, सपोज 3 तो है किचन के और 3 है ट्रैफिक रूल्स के। तो जो 3 ट्रैफिक रूल्स के हैं वो एक ग्रुप हो गया, जो किचन के हैं वो एक जैसे हो गया। तो इस तरह के जो सिंबल दे दिए जाते हैं कुछ ना कुछ बना के, उनकी आपको ग्रुपिंग करनी होती है, और इस प्रकार की जो अभिक्षमता होती है वो कहलाती है बच्चों क्रियात्मक क्षमता या क्रियात्मक समन्वय। उसके बाद है अंगुली निपुणता, फिंगर डेक्स्ट्रिटी, एफ रिप्रेजेंटेड बाय एफ। अलग अलग तरह के ऐसी एक्टिविटी दी जाती है जिससे पता चलता है कि जो उंगली है वो कार्य करने में कितनी निपुण है। तो ये भी एक प्रकार की जो है अभिक्षमता है, यानी कि एप्टीट्यूड है। तो इसके लिए क्या होता है कि अलग अलग तरह के वाशर इकट्ठे किए जाते हैं, उन्हें फिर बखेर दिया जाता है, फिर इकट्ठे किए जाते हैं, फिर बखेर दिया जाता है, तो पता किया जाता है कि जो उंगली है वो कितनी निपुण है। नंबर 8 है हस्त निपुणता, हैंड डेक्स्ट्रिटी। मशीनों में जो कुछ घुंडी होती हैं, कुछ घुमाने के जो पार्ट्स होते हैं, उन्हें घुंडी लिखा है मैंने, उन्हें घुमाया जाता है और ये पता किया जाता है कि जो हस्त है यानी कि मैनुअल डेक्स्ट्रिटी कितनी है। और नंबर 9 क्या है, आकार दक्षता। साइज परसेप्शन बोल देते हैं या फॉर्म परसेप्शन बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी। विभिन्न आकार को जानने की क्षमता का पता किया जाता है कि किसी बालक में जो आकार है, साइज है, साइज को लेकर परसेप्शन उसके अंदर है या नहीं है। तो ये 9 भी क्षमताएं जो हमें याद होनी चाहिए, नाम इनके किसमें है, GATV में। तो अब ऐसे बच्चों में रब कर देता हूँ, फिर उसका आगे देखेंगे। तो बच्चों अब हमने जो है डैट पढ़ लिया और GATV पढ़ लिया है। दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल थे ये थे सामान्य अभिक्षमता परीक्षण के, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट है उससे शुरुआत करते हैं और उसका नाम क्या था, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। हैंड डाल लेते हैं नंबर 2, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। इसे हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो शॉर्ट फॉर्म में आप देख रहे हैं SAT, ये लिखा आ जाएगा। फुल फॉर्म पूछी जाती है
या जानकारी मतलब होनी चाहिए, जितने भी आप नाम पढ़ेंगे उन सबका आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो ये इस प्रकार जो परीक्षण होता है वो क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है एक प्रकार की अभिक्षमता की मापन किया जाता है। यहाँ लिख लेते हैं, इस परीक्षण में यानी कि टेस्ट में एक विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड का मापन यानी कि मेजरमेंट किया जाता है। ये बात मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूं, ये बार मैंने लिख दी है। अब क्योंकि एक ही अभिक्षमता का मापन किया जाता है इसलिए इसे एक कारक अभिक्षमता परीक्षण भी कह देते हैं। एक कारक अभिक्षमता परीक्षण भी इसका दूसरा नाम है। एक कारक अभिक्षमता परीक्षण भी इसका दूसरा नाम है। इसे बोल सकते हैं इसमें यूनिफैक्टर एप्टीट्यूड टेस्ट, इसे बोलते हैं यूएटी। तो जैसे ये आ जाए तो तुरंत ही एकदम याद आना चाहिए कि भाई हाँ इसकी फुल फॉर्म ये है और इसका जो संबंध है कहीं ना कहीं कहाँ से है, अभिक्षमता से है यानी कि एप्टीट्यूड से है। ये बात जरूर याद रखें कि क्वेश्चन पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, तो हर तरह से आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए अब इसमें आगे और क्या इंपोर्टेंट बात हो सकती है। इसके जो बहुत सारे टेस्ट हैं, इसमें जो हम किसमें पढ़ रहे हैं विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण में, तो कुछ मुख्य टेस्ट हैं उनकी हम बात करते हैं कि कौन कौन से मुख्य टेस्ट हैं। तो नंबर 1 जो टेस्ट है बच्चों उसका नाम है मिनीसोटा मैकेनिकल असेंबली टेस्ट। मिनीसोटा पर लिख लेता हूँ, मिनीसोटा MINNESOT मिनीसोटा मैकेनिकल असेंबली टेस्ट। शॉर्ट फॉर्म में आप देख रहे हैं MMAT बोलेंगे, MMAT। मिनीसोटा है बट पहले भी आ चुका है। तो मैंने बताया था कि एक विश्वविद्यालय का नाम है, एक कॉलेज का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है जिसके अंदर ये टेस्ट किया गया था। तो ये जो टेस्ट किया गया था बच्चों, पहली बात तो ये किसके लिए है, ये यांत्रिक अभिक्षमता का पता करने के लिए। पहली बात यांत्रिक अभिक्षमता का पता करने के लिए है, और यांत्रिक को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल, इसलिए इसके नाम में भी क्या आ रहा है, मैकेनिकल। और मैकेनिकल एप्टीट्यूड का पता करने के लिए किया जाता, तो ये मैंने लिख दिया। और मिनीसोटा मैंने ये बताया था क्या है, विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, पहले भी हम इस नाम को जान चुके हैं। तो ये जो मिनीसोटा विश्वविद्यालय है ये 1930 में बनाया गया था, 1930 में बनाया गया था। तो ये जो टेस्ट है, जो इसका टेस्ट का नाम है, ये हमने सीख लिया कि भाई किस प्रकार की अभिक्षमता का मापन होता है, मैकेनिकल, और ये इस टेस्ट का नाम है। और ये जो टेस्ट है कौन से वर्ग में आता है, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण में। तो एक बार में सिर्फ एक अभिक्षमता का परीक्षण किया जाता है, वो विशिष्ट अभिक्षमता क्या है, यांत्रिक अभिक्षमता है। ये नंबर 1 है बच्चों। उसके बाद दूसरा है SRA, कुछ इंपोर्टेंट है वो लिख रहे हैं, बाकी तो है तो बहुत सारे। नंबर 2 है SRA मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सब आप, मुझे एडवाइस है मेरी आपको कि आप इनकी हिंदी निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड हैं तो इंग्लिश में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब इसमें भी मैकेनिकल आ रहा है, तो मैकेनिकल आ रहा है तो इसकी जो विशिष्ट अभियोग्यता है
या जो विशिष्ट अभिक्षमता है वो क्या यांत्रिक अभिक्षमता ही है इसकी भी। इसमें भी यांत्रिक अभिक्षमता का ही पता किया जाता है, यांत्रिक अभिक्षमता यानी कि मैकेनिकल एप्टीट्यूड का ही पता किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर 3 उप परीक्षण होते हैं, 3 उप परीक्षण होते हैं इसके अंदर, जिसे उप परीक्षण बोलते हैं सब टेस्ट। सब टेस्ट होते हैं 3, ठीक। तो ये दूसरा परीक्षण हो गया बच्चों, SRA। उसके बाद तीसरा है टेस्ट सीसोर मेजर। टेस्ट सीसोर मेजर, सब इंग्लिश में नाम है, सब विदेशी हैं। टेस्ट सीसोर मेजर, और एक बार मैं समझा दूंगा, फिर पहले आपको लिख लेता हूं मैं। सीसोर को जो है म्यूजिक भी बोल देते हैं। अब म्यूजिक तो एक कॉमन वर्ड है, इसलिए सीसोर भी लिखा गया है। टेस्ट म्यूजिकल टैलेंट, दूसरा नाम है इसका सीसोर को क्या बोल देते हैं, म्यूजिक। तो टेस्ट लिख देता हूं, टेस्ट म्यूजिक टैलेंट, इसका दूसरा नाम है। और जैसे ही ये म्यूजिक आया, चल गया होगा आपको पता कि जो संगीत की अभिक्षमता है उसका मापन किया जाता है। संगीत की जो अभिक्षमता है इसका मापन किया जाता है, यानी कि म्यूजिक एप्टीट्यूड का पता लगाया जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चौथी क्लास होती है, 4th क्लास से लेकर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है, यानी कि एक तरह से बच्चों से लेकर जो यूथ है वहाँ तक ये टेस्ट या मापन किया जाता है, कॉलेज स्टूडेंट्स तक। तो ये बच्चों तीसरा टेस्ट है। उसके बाद चौथा टेस्ट है डार्क म्यूजिक एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ लिख लेते हैं नंबर 4 में, डार्क म्यूजिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ये चौथा टेस्ट का नाम है। अब जैसे देख रहे हो इसमें भी क्या आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है, और पहले में म्यूजिक था, तो ये डार्क क्यों लिखा गया है। यहाँ पे भी म्यूजिक अभिक्षमता यानी कि संगीत की अभिक्षमता का ही मापन किया जाता है, लेकिन डार्क का मतलब है थोड़ा सा डीप। इसमें 2 गुणों का ज्यादा मापन किया जाता है, एक तो स्मृति और एक लय बोल सकते हैं। तो एक तो है संगीत की स्मृति, संगीत की स्मृति यानी कि म्यूजिक मेमोरी, और दूसरा होता है लय, जिसे राइम बोल देते हैं, राइमिंग। जैसे आपने पोएम में सुना होगा, पोएट्री में सुना होगा, राइमिंग करना, राइम भी बोल दिया जाता है और रिदम भी बोल दिया जाता है। रिदम RHYTHM, तो यहाँ रिदम लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, RHYTHM। तो मैं बता रहा था कि जो डार्क म्यूजिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें जो अभिक्षमता होती है वो तो म्यूजिक ही होती है, संगीत, लेकिन इसे डार्क इसलिए बोला गया कि इसमें जो ये 2 गुण हैं इन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इन पे ज़्यादा भार डाला जाता है अभिक्षमता का मापन करने के लिए, इसे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बाद नंबर 5 है बच्चों डेट्रोइट क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। नंबर 5 है डेट्रोइट, DETROIT, डेट्रोइट क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे नाम आ गया है क्या, क्लेरिकल, की जो लिपि की अभिक्षमता होती है उसका पता किया जाएगा, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आ ही रहा था मैं आपको कि लिपि की यानी कि क्लेरिकल जो अभिक्षमता होती है वो क्या होती है, जो मैंने बताया था एड्रेस मैचिंग करना, तो इसमें इसका पता किया जाता है। उसके बाद है बच्चों नंबर 6 जनरल क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट,
तो इसमें भी क्लियरिकल आ रहा है, इसमें भी क्लियरिकल आ रहा है। फिर तो दोनों में ही जो है लिपि की अभिक्षमता का पता किया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर जो है कुछ गुण होते हैं, जैसे स्पेलिंग्स या वर्ड की क्या मीनिंग है, कितना ज्ञान रखता है स्टूडेंट, तो इसमें स्पेलिंग्स का पता किया जाता है, जो वर्ड मीनिंग है उनका पता किया जाता है। जो नंबर 6 जनरल बोला गया है जिसे, तो स्पेलिंग हो गया, वर्ड मीनिंग हो गया, और क्या हो सकता है, और हो सकता है व्याकरण, जिसे ग्रामर कह सकते हैं, ग्रामर एबिलिटी का पता किया जाता है। और क्या हो सकता है, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी का पता किया जाता है। तो ये मैंने भी आपको जो है 6 टेस्ट लिखे हैं बच्चों। अब एक बार मैं और अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए और आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि जो विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण था, किसमें, अभिक्षमता में हम क्या कर रहे हैं, अभिक्षमता का मापन कर रहे हैं। और विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण में, जिसे स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, SAT, इसमें एक बार में एक ही जो अभिक्षमता होती है, जो एक एप्टीट्यूड होता है, उसका परीक्षण किया जाएगा। ये बात मैं कई बार क्लियर कर चुका हूँ और मैं लिख भी रखा है कि इस परीक्षण में एक विशिष्ट अभिक्षमता का मापन यानी कि मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि एक ही अभिक्षमता का परीक्षण किया जाता है, इसलिए इसे एक कारक अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं, यूनिफैक्टर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम UAT भी कह सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट आपके सामने क्या लिखे हैं, 6 लिखे हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई इसके कुछ एग्जाम्पल दे दो, तो आपको एटलीस्ट ये 6 या 2 या 4 या 5 इनका आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर वाले एग्जाम में आ जाता है कि ये किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है, तो आप सेकंडों में जो है निशान लगा पाएँ। तो नंबर 1 आप देख रहे हैं मिनेसोटा मैकेनिकल असेंबली टेस्ट। तो मिनेसोटा मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी का नाम है, जो 1930 में बनाई गई थी, और इसमें मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक अभिक्षमता का मापन किया जाता है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड का पता किया जाता है। ये टेस्ट का नाम हो गया। फिर है SRA मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी मैकेनिकल आ रहा है, तो यांत्रिक अभिक्षमता यानी कि मैकेनिकल एप्टीट्यूड के पता किया जाता है। अब इन दोनों ही जो है यांत्रिक अभिक्षमता के लिए हैं। तो डिफरेंस ये है कि इसमें तो कोई सब टेस्ट नहीं था, इसमें 3 सब टेस्ट हैं। अगर इस टेस्ट को करना है तो पहले जो 3 सब टेस्ट हैं वो करने पड़ेंगे, उनके जो आंकड़े आएंगे उन्हें आधार बनाकर फिर ये मापन किया जाएगा, किसका, यांत्रिक अभिक्षमता का। ओके। तीसरा है टेस्ट सीसोर मेजर, सीसोर बोल देते हैं या टेस्ट म्यूजिक टैलेंट बोल देते हैं। संगीत की अभिक्षमता, नाम में आ रहा है म्यूजिक, म्यूजिक एप्टीट्यूड का पता किया जाता है। और ये टेस्ट जो है 4th क्लास से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट्स तक के लिए है, सभी बच्चों के लिए है। तो ये केवल ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए है, सिर्फ बड़ों के लिए है, सभी बच्चों के लिए है। उसके बाद है नंबर 4 डार्क म्यूजिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी म्यूजिक आ रहा है। तो इसे 2 फैक्टर को ज़्यादा डीप स्टडी होती है इसमें, इसलिए क्या बोला जाता है, डार्क। ये इन दोनों में अंतर है, ये भी म्यूजिक के लिए है, ये भी म्यूजिक के लिए है। लेकिन इसमें संगीत की स्मृति कि म्यूजिक को लेकर कितनी मेमोरी है उसकी जांच की जाएगी, और लय कितनी है, रिदम कितनी है, क्योंकि म्यूजिक का मतलब क्या होता है, राइमिंग या रिदम, यही म्यूजिक होता है। उसके बाद नंबर 5 है बच्चों डेट्रोइट क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, लिपि की अभिक्षमता का पता किया जाएगा। इसमें क्लेरिकल आ रहा है और क्लेरिकल भी इसमें भी आ रहा है। तो मैंने कहा इसमें तो सिर्फ लिपि की अभिक्षमता का पता किया जाएगा, और लिपि की अभिक्षमता मैंने क्या बताई थी, एड्रेस मैचिंग, कि एक एड्रेस दे दिया, उसके जैसा दूसरा ढूंढ के बताओ कि कौन सा दूसरा उसके जैसा ही है। अब इसमें भी क्लियरिकल आ रहा है, तो इसमें मैंने कहा कि इसमें कुछ डीप पॉइंट्स की स्टडी की जाती है, उसका मापन किया जाता है, जैसे स्पेलिंग्स गलत है, कितनी गलत है, कहाँ गलती हो रही है, उसका मापन किया जाएगा। वर्ड मीनिंग, वर्ड एक ही वर्ड है, उसकी कई कई मीनिंग होती है भाषा में, या अगर मान लो थोड़ी सी भी स्पेलिंग चेंज हो जाती है तो उस वर्ड की मीनिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए, व्याकरण के जो नियम उसका पता ज्ञान होना चाहिए। और चौथा है कॉम्प्रीहेंशन, जिसे हम रीडिंग पावर भी कह देते हैं। कोई पैसेज दे दिया जाता है, जैसे आप एग्जाम में पढ़ते होंगे, रीडिंग पावर भी लिख दिया मैंने, तो वो जो गद्यांश बोलते हैं हिंदी में, गद्यांश या पद्यांश, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन। तो पहले हमें उसे पढ़ना होता है, उसकी मीनिंग को समझना होता है, और जब हम उसकी मीनिंग को समझ जाते हैं तो फिर हम ये आइडिया लगाते हैं कि जो उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हो गए हैं उनके अर्थ क्या होते हैं।
तो इस तरह की जो एबिलिटी होती है वो रीडिंग एबिलिटी या रीडिंग पावर होती है, और इस तरह से क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि जो अभिक्षमता है ये अब आपकी पूरी तरह से कवर हो चुकी है इस पीरियड में। 2 पीरियड मैंने आपको से लिए हैं, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि जो एग्जाम में आया हुआ है और आपको नहीं बताया गया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे करिए, और मैं आपको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि बार बार आप इसे लिख लिख के करें। सिर्फ सुनने मात्र से कुछ नहीं होने वाला, जितना आप लिख लिख के करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। चलिए इस पीरियड में इतने रहने देते हैं, बाकी उम्मीद होगा कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।